मेरा नाम अनीशा है। मैं 30 साल की हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही बड़े जमींदार के बेटे से हुई। उसका नाम समीर है। मेरे ससुर जी के एक लौते बेटे विदेश में जॉब करते थे, जिस वजह से मेरे ससुर जी बहुत परेशान रहा करते थे। मेरे पति बहुत कम यहाँ आया करते थे। वो शादी करने के लिए आए और कुछ दिन के बाद जाने का प्लान करने लगे। मैंने उन्हें बार बार कहा कि मेरा मन उनके बिना नहीं लगता, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। खैर, उन्हें कुछ दिन बाद शहर जाना था, इसलिए हमने जो भी दिन थे वो बहुत प्यार से एंजॉय किए। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद जैसे तो मेरे ठाट बाट हो गए थे। मैं पूरे घर में रानी की जैसे रहा करती थी। मेरे माता पिता गांव के बहुत ही गरीब घर के हैं, जिस वजह से समीर का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे पिताजी मना नहीं कर पाए। वो लोग तो बल्कि बहुत खुश हुए, क्योंकि इतने बड़े घर में शादी होकर आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि नौकरानी ने सारा नाश्ता बना दिया था। बस मैंने उसे टेबल पर लगाया और ससुर जी और समीर को बुलाया। दोनों ने नाश्ता किया। तब समीर कहने लगे, पिताजी मुझे काम के लिए फिर से वापस शहर जाना होगा। मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा कुछ दिन और रह जाते तो मुझे अच्छा लगता। समीर कहने लगे, पिताजी आपके कहने पर ही मैं शादी कर ली और इतने दिनों तक छुट्टी लेकर आया था। इससे ज्यादा मैं नहीं रह सकता। इतना ज्यादा पढ़ाई मैंने किस लिए किया है, आपको तो पता है। मेरे बिना मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मैंने जो कैरियर बनाया है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ससुर जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। और फिर समीर कुछ दिन बाद वापस शहर लौट गए। वो रहते थे, फिर भी हम दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि वो थोड़ा अलग है और मैं गांव की, इसलिए हम दोनों का व्यवहार थोड़ा अलग था और बहुत कम ही बनता था। फिर भी जितने भी दिन थे हमने बहुत प्यार से रहे। अब इतने बड़े घर में मैं और मेरे ससुर जी, मैंने ये बात नोटिस नहीं की कि ससुर जी बहुत अकेले अकेले रहते थे। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे और आज किसी से फोन में बातें कर रहे थे। वो किसी से कह रहे थे कि मैं इस खालीपन से परेशान हो गया हूँ, अब रहा नहीं जाता। आखिर मैं इतनी बड़ी हवेली का मालिक हूँ और मेरी इतनी ज्यादा संपत्ति है, इसका क्या करूँगा जब मेरे जीवन में कोई है ही नहीं जो मेरा दर्द बांट सके, जो मुझे सहारा दे सके, जो मुझे सुकून दे सके। वो कह रहा था कि हाँ यार, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुझे भी तो हक है अपना जीवन जीने का। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम 55 के ही तो हुए हो। मेरे ससुर जी कह रहे थे, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं अपने जीवन में और अकेले नहीं रह सकता। इतने दिन तो मैं अपने बेटे को देखकर सह लिया, लेकिन अब रहा नहीं जाता। अब मैं शादी करके रहूंगा। जब मैं ये बात सुनी मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर जी शादी करना चाहते हैं, वो भी इस उम्र में, और इस घर में कोई और आ जाएगी तो पूरे घर में राज करेगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं तो इस घर में रानी की तरह रहती हूँ। किसी और के आ जाने से मेरा क्या हाल होगा? मैं नहीं चाहती कि कोई और इस घर में आए और वो यहाँ राज करे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा उनकी शादी एक नौकरानी से करा देती हूँ, ताकि वो मुझे ज्यादा भाव ना दे सके। लेकिन क्या भरोसा कि वो अपने वादे पर रहे। वो मुकर गई। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे इस घर में कोई और ना आ पाए और मैं इस घर में राज कर सकूं। मैं बहुत सोची, लेकिन कुछ हल ना निकाल पाई। रात को जब मैं ससुर जी को दूध देने के लिए उनके कमरे में गई, वो अकेले थे और मोबाइल में कुछ देख रहे थे। उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था और कंबल के नीचे से मोबाइल की रोशनी आ रही थी। वो न जाने क्या कर रहे थे। मैं अंदर जाना उचित नहीं समझी और थोड़ा और बाहर आकर मैंने दरवाजे को खटखटाया और कहा, ससुर जी दूध लेकर आई हूँ। वो कहने लगे, ठीक है अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गई तो उनका पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त था। वो इस उम्र में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। मैं समझ गई थी कि वो शादी करके ही मानेंगे। मैंने उन्हें दूध दिया, फिर बाहर आई।
थोड़ी देर बाहर आने के बाद समीर का फोन मेरे ससुर जी के मोबाइल में आया। ससुर जी कहने लगे, बेटा तुझे मैंने सुबह एक बात कही थी। हाँ पिताजी कहिए ना। मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मेरा एक दोस्त है जो शादी करके खुश है। मैं भी चाहता हूँ कि अब आगे की जिंदगी मैं भी किसी के साथ बिताऊं। समीर कहने लगे, पिताजी आपने ये बात कहने के लिए मुझे फोन किया था। आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। ससुर जी कहने लगे, तो तुमसे बात कब करूं? दिन में करो तब भी बिजी, रात में करो तब भी बिजी। समीर कहने लगे, जो करना है करिए पर मुझे परेशान मत करिए, मैं अर्जेंट मीटिंग में हूँ। कहकर समीर ने फोन काट दिया। अब ससुर जी ने जाने क्या सोच रहे थे। मैं कमरे में आई और सोचने लगी, इस तरह तो सच में कोई ना कोई इस घर में आ ही जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? समीर तो मुझ पर ध्यान भी नहीं देते ठीक से, सारा दिन अपने काम में लगे रहते हैं। एक ससुर जी हैं, वो अगर शादी कर लेंगे फिर तो मैं और भी कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे किसी तरह उनकी शादी रोकनी होगी और इस घर में राज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सब मैंने एक तरकीब सोची जिसके लिए मैं किचन में आई और अपने लिए पानी की बोतल निकालने लगी और जानबूझकर वहीं गिर गई। मैं जोर से चिल्लाई। मेरी आवाज सुनकर ससुर जी दौड़ते दौड़ते आए किचन में। उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू? ससुर जी पता नहीं कैसे मेरे पैर फिसल गए, मैं पानी लेने आई थी। ससुर जी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और अपने कंधों का सहारा देकर मुझे धीरे धीरे चलाने की कोशिश की और मेरे कमरे तक लेकर आए। मैं बेड पर लेट भी नहीं पा रही थी, ऐसे मैंने उन्हें दिखाया। उन्होंने मुझे जैसे तैसे लेटा दिया। फिर कहने लगे, बहू मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी इतनी रात को डॉक्टर को क्यों परेशान करना, मालिश वाला मलहम वहां ड्रॉ में रखा है, आप दे दीजिए मैं लगा लूंगी। ससुर जी ने वो मलहम मुझे दे दिया और मैं लगाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि वो मलहम तो मुझसे लग ही नहीं रहा था क्योंकि दर्द तो मेरी कमर में हो रहा था। उन्होंने ये देखा और कहने लगे, दो मैं लगा देता हूँ। फिर उन्होंने वो मलहम लेकर मेरी कमर में लगाया। मैंने धीरे से थोड़ा और साड़ी का पल्लू हटा दिया, जिसके बाद वो उनके हाथ मालिश करते करते कांपने लगे। मैं समझ गई थी कि तीर निशाने पर लगा है। मालिश करते करते उनके हाथ न जाने कहां कहां फिसलने लगे। अचानक से उन्हें लगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो उठकर जा ही रहे थे कि मैंने उन्हें रोक लिया। फिर मैंने कहा, ससुर जी मैं जानती हूँ आप अकेलेपन से लड़ रहे हैं और जिस तरह आप दिन काट रहे हैं मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। समीर को गए 1 महीना हो गया, वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना? वो बिल्कुल भी कुछ सुनने या बोलने के मूड में नहीं थे। वो काफी लंबे और हट्टे कट्टे थे, इस उम्र में भी काफी अच्छे थे। मुझे एहसास हुआ कि वो सच में समीर से भी ज्यादा अच्छे हैं। हमने करीब 1 घंटे तक बातें की, जिसके बाद हम दोनों आराम करने लगे और अब हम दोनों बातें करने लगे। ससुर जी कहने लगे, बहू तुम्हें पता है मैं कई सालों से अकेलेपन से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर मेरे बेटे की उम्र हो गई थी शादी की, इसलिए मैंने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा। अब जब उसका हो गया था तो सोच रहा था कि खुद भी शादी कर लूं, लेकिन जो पल मैंने जिए हैं इसके बाद मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। कम से कम अब जाकर सब कुछ सही हो गया था। अब मुझे किसी से डर नहीं था। वो कहने लगे, तुम्हें पता है हमारे तिजोरी में पुश्तैनी कितनी सारी चीजें हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर गए और हमारे पूर्वजों के सारे रखे धरोहर को दिखाया। एक पुराना अलमारी था जिसमें पूरा का पूरा अलमारी भरा हुआ था। इतना सारा धन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ससुर जी कहने लगे, मेरे दादा इस गांव के राजा थे। उन्होंने कभी भी ये बात जताई नहीं और ना ही कभी हमें जताने दिया। हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा रईस थे। उन्होंने हमेशा से ये बात बाहर नहीं आने दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे ज्यादा दुश्मन पैदा हों। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने कहा, शुक्र है जो मैंने सही समय पर सही काम कर दिया, नहीं तो ये सब तो मेरे हाथ से निकल ही जाता।
अब हर रोज हम वही वाला काम करते रहे। अब समीर अपनी दुनिया में व्यस्त थे और हम अपनी दुनिया में। ससुर जी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। उन्हें मैंने ऐसी खुशी दी थी कि वो हमेशा खुश रहते थे। मैं ससुर जी को कहती थी, धीरे धीरे हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला, क्योंकि इस घर के मालिक तो हम ही थे। जब चाहें तब सवेरा होता, जब चाहें तब शाम। हम सवेरे शाम को यही काम करते और एक दूसरे को खूब सेवा देते। मेरी सेवा से ससुर जी बहुत खुश थे। वो कहने लगे, बहू, इतनी खुशी, इतना अच्छा जीवन तो मैंने अपनी जिंदगी में जिया ही नहीं था। तुम्हारे आने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और अब इस घर में मैं रानी की तरह रहती हूँ। मुझे किसी चीज की कोई चिंता या कोई कमी नहीं है।